बृहन्मुंबई महानगर पालिका बीएमसी चुनाव 2026 के लिए बिगुल बज चुका है, लेकिन सत्ताधारी महायुति गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के बीच खींचतान अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। यहां इस राजनीतिक विवाद का पूरा विवरण दिया गया है। मुख्य विवाद: सीटों का गणित। बीएमसी की कुल 227 सीटों के लिए महायुति के घटक दलों के बीच दावों और प्रतिदावों का दौर जारी है। पार्टी भाजपा का प्रस्ताव, पार्टी की मांग, तर्क। भाजपा 150 सीटें, 150 जोड़ सीटें, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते प्रभुत्व की इच्छा। शिंदे सेना 50 सीटें, 80 सीटें, 45 पूर्व पार्षदों और नए कार्यकर्ताओं को समायोजित करना। अजित पवार एनसीपी 27 सीटें, अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मौजूदगी। शिंदे सेना का कड़ा रुख और मराठी कार्ड। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भाजपा के 50 सीटों के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके मुख्य तर्क इस प्रकार हैं। कार्यकर्ताओं का समायोजन। शिंदे गुट का कहना है कि उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर उनके साथ आए पूर्व पार्षदों और नए उम्मीदवारों को टिकट देना उनकी जिम्मेदारी है। मराठी वोट बैंक। शिंदे ने चेतावनी दी है कि अगर शिवसेना कम सीटों पर लड़ी तो मराठी मतदाताओं में गलत संदेश जाएगा, जिसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी को मिल सकता है। बगावत का डर। कम सीटें मिलने पर नाराज उम्मीदवार वापस उद्धव गुट में जा सकते हैं, जो महायुति की जीत के गणित को बिगाड़ सकता है। भाजपा की प्लान बी और सख्त चेतावनी। भाजपा नेतृत्व अपनी स्थिति पर अड़ा हुआ है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि मुंबई में भाजपा का आधार शिंदे सेना से अधिक मजबूत है। अधिकतम 60 सीटें। भाजपा शिंदे सेना को अधिकतम 60 सीटें देने पर विचार कर रही है, लेकिन 80-90 सीटों की मांग को असंभव बता रही है। अलग लड़ने का विकल्प। रिपोर्टों के अनुसार भाजपा ने संकेत दिया है कि यदि समझौता नहीं हुआ तो शिंदे सेना को अलग चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे में भाजपा 200 सीटों पर खुद चुनाव लड़कर बहुमत हासिल करने का प्रयास करेगी। अजित पवार की भूमिका। भाजपा अब अजित पवार की एनसीपी को मजबूती से साथ रखकर शिंदे गुट पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। अजित पवार गुट और नवाब मलिक फैक्टर। गठबंधन में एक नया पेच अजित पवार की पार्टी और नवाब मलिक की नियुक्ति को लेकर भी फंसा है। जहां भाजपा नवाब मलिक की सक्रियता पर आपत्ति जता रही है, वहीं एनसीपी अजित पवार ने मुंबई की कुछ सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। महत्वपूर्ण तिथियां। बीएमसी चुनाव 2026। नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से शुरू। नामांकन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर। मतदान की तारीख 15 जनवरी 2026। नतीजे 16 जनवरी 2026। निष्कर्ष। महायुति के लिए चुनौती यह है कि वो आपसी कलह को सुलझाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, जो साथ आने के संकेत दे रहे हैं, कि संभावित चुनौती का सामना कैसे करती है। अगले 2-3 दिन गठबंधन के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न हुए 286 नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें सत्तारूढ़ महायुति भाजपा, शिवसेना शिंदे और राकांपा अजीत पवार ने एकतरफा जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा एक बार फिर राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरी है। चुनाव के मुख्य परिणाम और विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैं। दलवार चुनावी प्रदर्शन। नगराध्यक्ष पद। कुल 288 में से 286 निकायों पर चुनाव हुए, 2 निर्विरोध, जिनमें महायुति ने 200 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। गठबंधन बाइंदल। सीटें लगभग। प्रदर्शन स्थिति। महायुति कुल 207 जोड़। बम्पर जीत। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 117, 129। सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना एकनाथ शिंदे 51-54। मजबूत पकड़ राकांपा अजीत पवार 37-40। अच्छी वृद्धि महाविकास आघाड़ी कुल 44-51। करारी हार कांग्रेस आईएनसी 28-35। विपक्ष में सबसे बड़ी शिवसेना यूबीटी 08-09। पांचवां स्थान राकांपा शरद पवार 0-7। भारी गिरावट। चुनाव के मुख्य आकर्षण। 1. भाजपा का नंबर 1 स्थान। भाजपा ने 117 से अधिक नगराध्यक्ष और 3300 से अधिक पार्षद जिताकर रिकॉर्ड बनाया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा ने न केवल शहरों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पैठ मजबूत की है। विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र में पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। 2. एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का प्रभाव। एकनाथ शिंदे। मुख्यमंत्री शिंदे की शिवसेना ने 53 से ज्यादा सीटें जीतकर ये साबित किया है कि असली शिवसेना के तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने कोंकण और ठाणे क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखा। अजीत पवार। अजीत पवार की राकांपा ने 40 के करीब सीटें जीतीं। विशेष रूप से बारामती और पुणे जिले के स्थानीय निकायों में उन्होंने अपने चाचा शरद पवार को कड़ी टक्कर दी और अपनी ताकत का एहसास कराया। 3. महाविकास आघाड़ी एमवीए का पतन। विपक्षी गठबंधन के लिए यह परिणाम बेहद निराशाजनक रहे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की राकांपा एसपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सकीं। कांग्रेस ने विदर्भ के कुछ हिस्सों में भाजपा को टक्कर दी, लेकिन गठबंधन को जीत दिलाने में विफल रही। 4. बीएमसी चुनावों की बानगी। इन परिणामों को 15 जनवरी 2026 को होने जा रहे 29 महानगर पालिकाओं मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर आदि के चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। महायुति की इस जीत ने विपक्ष, खासकर शिवसेना यूबीटी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि मुंबई पर उनका राजनीतिक भविष्य टिका है। हार जीत के मुख्य कारण। लाड़की बहन योजना। महायुति की इस कल्याणकारी योजना का महिलाओं के बीच जबरदस्त असर देखा गया। संगठनात्मक मजबूती। भाजपा और शिंदे सेना का बूथ स्तर पर मजबूत मैनेजमेंट। विपक्ष में बिखराव, एमवीए के बीच सीटों के तालमेल की कमी और बड़े चेहरों की सीमित सक्रियता। विशेष नोट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस शानदार जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया है और इसे विकास की जीत बताया है। ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी विदेश विभाग ने H-1B और H-4 वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 15 दिसंबर 2025 से लागू हुए इन नए नियमों के कारण भारत सहित दुनिया भर के हजारों आवेदकों के इंटरव्यू टाल दिए गए हैं। यहां इस नई सख्ती और नियमों की पूरी जानकारी दी गई है। H-1B और H-4 वीजा पर नई सख्ती। मुख्य बिंदु। अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया है कि अब हर आवेदन की ऑनलाइन उपस्थिति समीक्षा, ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू अनिवार्य होगी। इसका मुख्य उद्देश्य वीजा कार्यक्रम के दुरुपयोग को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 1. सोशल मीडिया प्रोफाइल को पब्लिक करना अनिवार्य। नए फरमान के अनुसार सभी H-1B और उनके आश्रित H-4 आवेदकों को अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, ट्विटर, लिंक्डइन आदि की प्राइवेसी सेटिंग्स को पब्लिक करना होगा। अधिकारियों का कहना है कि वे पिछले 5 वर्षों के सोशल मीडिया हैंडल और गतिविधि की समीक्षा करेंगे। प्रोफाइल को प्राइवेट रखने या जानकारी छिपाने पर वीजा रिजेक्ट हो सकता है। 2. हजारों इंटरव्यू स्थगित, रीस्केड्यूलिंग। इस नई जांच प्रक्रिया के कारण दूतावास पर काम का बोझ बढ़ गया है, जिसके चलते भारत में दिसंबर 2025 में होने वाले हजारों इंटरव्यू को मार्च 2026 या उससे भी आगे के लिए टाल दिया गया है। इससे वे लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जो छुट्टियों में घर आए थे और अब वापस काम पर नहीं लौट पा रहे हैं। 3. क्या जांचा जाएगा? अमेरिकी अधिकारी आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधि में निम्नलिखित चीजें देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या आवेदक की पोस्ट से अमेरिका या उसके नागरिकों के प्रति कोई नफरत या शत्रुता झलकती है? जानकारी का मिलान। क्या सोशल मीडिया पर दी गई नौकरी शिक्षा की जानकारी उनके वीजा फॉर्म DS-160 से मेल खाती है? सेंसरशिप और विचारधारा। क्या आवेदक किसी ऐसी गतिविधि में शामिल रहा है जो अमेरिकी मूल्यों के विरुद्ध है? भारतीयों पर क्या होगा असर? चूंकि H-1B वीजा पाने वालों में 70% से अधिक भारतीय होते हैं, इसलिए इस सख्ती का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ रहा है। प्रोसेसिंग में देरी। अब वीजा मिलने में सामान्य से अधिक समय लगेगा। IT और टेक सेक्टर। टेक कंपनियों को नए कर्मचारियों को अमेरिका बुलाने में अब कई महीनों का इंतजार करना होगा। यात्रा जोखिम। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जब तक वीजा स्टैंपिंग न हो जाए तब तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से बचें। आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण सलाह। अमेरिकी दूतावास ने सुझाव दिया है कि आवेदक जितना जल्दी हो सके आवेदन करें। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि उनकी ऑनलाइन मौजूद जानकारी और दस्तावेजों में कोई विसंगति डिस्क्रेपेंसी न हो। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 SIR के तहत गोरखपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए मतदाताओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाया गया है। अब नए मतदाताओं को फॉर्म 6 के साथ एक विशेष घोषणा प्रपत्र डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नागरिकता के सत्यापन को सरल बनाना और पात्र मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करना है। यहां इस खबर की पूरी विस्तृत जानकारी दी गई है।
मुख्य अपडेट फॉर्म 6 और घोषणा प्रपत्र। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए केवल फॉर्म 6 पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं। 2003 की सूची का संदर्भ। घोषणा पत्र में मतदाता को यह जानकारी देनी होगी कि उसके परिवार के सदस्यों, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज था या नहीं। नागरिकता सत्यापन। यदि मतदाता इस प्रपत्र में अपने पूर्वजों के नाम का विवरण दे देता है तो उसे नागरिकता सत्यापन के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से अलग से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता। यह कदम अवैध मतदाताओं की पहचान करने और पात्र भारतीय नागरिकों का नाम बिना किसी परेशानी के जोड़ने के लिए उठाया गया है। गोरखपुर जिले की वर्तमान स्थिति। गोरखपुर में इस अभियान को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। पंजीकरण का आंकड़ा। जिले में अब तक 20,183 नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरकर आवेदन किया है। बीएलओ सर्वे। वर्तमान में बीएलओ घर घर जाकर 26 दिसंबर तक गणना प्रपत्रों की जांच, त्रुटि सुधार और 2003 की सूची से डेटा मिलान का कार्य कर रहे हैं। जागरूकता कैंप। पार्षदों और स्थानीय निकायों द्वारा विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को नए फॉर्म और घोषणा पत्र के बारे में जागरूक किया जा सके। महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 के लिए निर्वाचन आयोग ने एक समय सीमा निर्धारित की है। 1. त्रुटि सुधार और मैपिंग। 26 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्रों का सुधार और 2003 की सूची से मैपिंग की जाएगी। 2. दावा और आपत्ति। प्रारूप प्रकाशन के बाद मतदाता अपने दावों और आपत्तियों को दर्ज करा सकेंगे। 3. अंतिम प्रकाशन। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन फरवरी 2026 में होने की संभावना है। मतदाताओं के लिए जरूरी सुझाव। फॉर्म -8 का उपयोग। यदि आपके पते में कोई संशोधन या नाम में सुधार करना है तो फॉर्म -8 भरें। इसके साथ भी घोषणा प्रपत्र अनिवार्य है। दस्तावेज। आवेदन के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेज तैयार रखें। ऑनलाइन आवेदन। मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप या निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in का लिंक के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। नोट। यदि कोई मतदाता 2003 की सूची में दर्ज था लेकिन 2025 की सूची से नाम कट गया है तो उन्हें भी इस विशेष अभियान के तहत नाम जुड़वाने का अवसर दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों, नगर परिषद और नगर पंचायत में महायुति की प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के नेताओं को भविष्य की रणनीति को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जीत के उत्साह में सहयोगियों के खिलाफ बयानबाजी गठबंधन के लिए घातक हो सकती है। इस बड़ी राजनैतिक हलचल की विस्तृत रिपोर्ट नीचे दी गई है। अपने ही साथियों पर न करें वार, फडणवीस की नसीहत। निकाय चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस ने बीजेपी की कोर टीम की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में जीत का जश्न तो था, लेकिन मुख्यमंत्री ने नेताओं को जमीन से जुड़े रहने और गठबंधन धर्म निभाने की सख्त हिदायत दी। मुख्यमंत्री के बयान की मुख्य बातें। सहयोगियों का सम्मान। फडणवीस ने कहा, निकाय चुनाव में जीत बड़ी है, लेकिन हमें अपने सहयोगियों एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी पर किसी भी तरह की तीखी टिप्पणी या व्यक्तिगत हमले से बचना चाहिए। एकजुटता ही ताकत। उन्होंने जोर देकर कहा कि महायुति की एकता ही आगामी महानगर पालिका चुनावों में जीत की गारंटी है। कमियों पर मंथन। बीजेपी ने कई जगहों पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। करीब 48% पार्षद बीजेपी के सिंबल पर जीते, लेकिन कुछ सीटों पर मिली हार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने आत्ममंथन करने को कहा है। निकाय चुनाव 2025, महायुति का क्लीन स्वीप। स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने महाविकास अघाड़ी (एमवीए) को बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार गठबंधन पार्टी जीती गई सीटें। अध्यक्ष पद। प्रदर्शन की स्थिति। महायुति बीजेपी जोड़ एसएचएस जोड़ एनसीपी 207 जोड़। ऐतिहासिक बढ़त। महाविकास अघाड़ी एमवीए 44। भारी सिमटाव। बीजेपी का दबदबा। बीजेपी अकेले 129 नगर परिषदों में अपना अध्यक्ष बनाने में सफल रही है। रिकॉर्ड। फडणवीस के अनुसार पिछले 25 वर्षों में किसी भी पार्टी द्वारा स्थानीय चुनावों में ये अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। अब निशाने पर बीएमसी चुनाव। 15 जनवरी को महामुकाबला। मुख्यमंत्री ने इन नतीजों को सिर्फ एक ट्रेलर बताया है। असली परीक्षा 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी मुंबई महानगर पालिका और अन्य 28 महानगर पालिकाओं के चुनाव में होगी। आगामी चुनाव का शेड्यूल। मतदान 15 जनवरी 2026।
नतीजे 16 जनवरी 2026। मुख्य लक्ष्य मुंबई की सत्ता से शिवसेना यूबीटी को बेदखल करना और महायुति का परचम लहराना। महत्वपूर्ण नोट, मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा प्रचार अभियान केवल विकास पर केंद्रित रहेगा, न कि व्यक्तिगत आलोचना पर। भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक दरार और गहरी होती दिख रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने हाल ही में एक चेतावनी भरा बयान दिया है, जिससे दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मच गई है। हुसैन ने संकेत दिया है कि यदि नई दिल्ली में बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो ढाका भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति को कम स्केल बैक करने पर विचार कर सकता है। मुख्य घटनाक्रम और विवाद की जड़। हालिया तनाव की शुरुआत नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हुए विरोध प्रदर्शनों से हुई। विरोध का कारण भारत में कुछ समूहों ने बांग्लादेश के मैमनसिंह में एक हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। सुरक्षा पर सवाल। तौहीद हुसैन ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी लगभग 25-30 लोग दिल्ली के इतने सुरक्षित डिप्लोमैटिक जोन चाणक्यपुरी में दूतावास के इतने करीब कैसे पहुंच गए। भारत का रुख। भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने बांग्लादेशी मीडिया की उन खबरों को भ्रामक प्रचार करार दिया जिनमें कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। भारत ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद थी। तौहीद हुसैन के बयान के 3 बड़े मायने। हुसैन का ये बयान केवल सुरक्षा चिंताओं तक सीमित नहीं है, इसके पीछे गहरे रणनीतिक संकेत छिपे हैं। 1. दबाव की राजनीति। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी धरती पर होने वाली बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों को रोके। राजनयिक उपस्थिति कम करने की धमकी एक गंभीर कूटनीतिक कदम है, जो आमतौर पर युद्ध या संबंधों के पूरी तरह टूटने की कगार पर उठाया जाता है। 2. अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर पलटवार। भारत लगातार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों विशेषकर हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर चिंता जता रहा है। हुसैन ने दीपू चंद्र दास की हत्या को एक आपराधिक मामला बताते हुए इसे अल्पसंख्यक सुरक्षा से जोड़ने का विरोध किया है। उनका बयान भारत के चिंता जताने के रुख का जवाब माना जा रहा है। 3. शेख हसीना और प्रत्यर्पण का मुद्दा। तनाव का एक बड़ा कारण पूर्व PM शेख हसीना का भारत में होना भी है। हुसैन ने पहले भी कहा है कि हसीना के बयान दोनों देशों के रिश्तों में आग में घी का काम कर रहे हैं। राजनयिक स्तर पर यह कड़वाहट उसी असंतोष का विस्तार है। वर्तमान स्थिति। संबंधों में गिरावट के संकेत। क्षेत्र। वर्तमान स्थिति। वीजा सेवाएं। भारत ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश में कई केंद्रों पर वीजा सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दी हैं। राजनयिक संवाद। उच्चायुक्तों को तलब करने का सिलसिला जारी है। आपसी भरोसे में भारी कमी आई है। बॉर्डर सुरक्षा। BSF और BGB के बीच समन्वय में चुनौतियां बढ़ गई हैं। निष्कर्ष। तौहीद हुसैन का बयान ये दर्शाता है कि बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार भारत के साथ पारंपरिक मित्रता के बजाय शर्तों पर आधारित संबंधों की ओर बढ़ रही है। यदि राजनयिक उपस्थिति वास्तव में कम की जाती है तो इसका सीधा असर व्यापार, आवाजाही और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ेगा। महाराष्ट्र नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में ब्रांड ठाकरे के भविष्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ताधारी महायुति, भाजपा, शिंदे सेना और अजीत पवार की राकांपा की प्रचंड जीत ने इसे आगामी महानगरपालिका चुनावों का सेमीफाइनल बना दिया है। दिसंबर 2025 में आए इन नतीजों और जनवरी 2026 में होने वाले महानगरपालिका चुनावों के विस्तृत विवरण नीचे दिए गए हैं। नगर परिषद चुनाव 2025 ब्रांड ठाकरे के लिए बड़ा झटका। कुल 288 स्थानीय निकायों, 246 नगर परिषद और 42 नगर पंचायत के चुनाव परिणामों ने सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल दिए हैं। पार्टी गठबंधन। नगराध्यक्ष सीटें लगभग। मुख्य प्रदर्शन। महायुति कुल 207 जोड़ 70% से अधिक सीटों पर कब्जा। भाजपा 117 सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। शिवसेना शिंदे 53 शिंदे की असली शिवसेना की साख बढ़ी। राकांपा अजीत पवार 37 पुणे और बारामती में दबदबा कायम। महाविकास अघाड़ी कुल 44 विपक्ष का सूपड़ा साफ। कांग्रेस 28 अघाड़ी में सबसे बेहतर लेकिन पिछले प्रदर्शन से कमजोर। शिवसेना UBT 0-9 उद्धव ठाकरे की पार्टी दहाई के अंक तक नहीं पहुंच सकी। राकांपा शरद पवार 0-7
शरद पवार के गढ़ में भी सेंधमारी। MNS राज ठाकरे 0-0, खाता भी नहीं खुल सका। हार जीत के मुख्य कारण नेतृत्व की सक्रियता। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद 10,000 से ज्यादा आबादी वाली नगर पंचायतों तक जाकर प्रचार किया। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मैदान में डटे रहे। इसके विपरीत उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे प्रचार के बजाय वोट चोरी और EVM जैसे मुद्दों पर केंद्र और आयोग को घेरने में व्यस्त रहे। ब्रांड ठाकरे बनाम ब्रांड मोदी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक मंच पर आने जुलाई 2025 के बावजूद मतदाताओं ने विकास के मुद्दे पर भाजपा और शिंदे सेना को प्राथमिकता दी। ब्रांड ठाकरे का जादू अब केवल नारों तक सीमित नजर आया। महानगर पालिका इलेक्शन अब फाइनल की बारी। अगले महीने जनवरी 2026 राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं, जो ठाकरे परिवार के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। 1. मुंबई BMC 30 साल की सत्ता पर संकट। मुंबई महानगर पालिका BMC में ठाकरे परिवार का 1990 के दशक से राज है, लेकिन हालिया नतीजों को देखते हुए भाजपा और शिंदे सेना ने इसे छीनने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यदि मुंबई हाथ से निकलती है तो उद्धव ठाकरे के लिए ब्रांड ठाकरे को बचाए रखना असंभव होगा। 2. ठाणे और उपनगर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपना गढ़ ठाणे, कल्याण, डोंबिवली मजबूत बना हुआ है। नगर परिषद में उनके 53 नगराध्यक्ष चुने जाना ये साबित करता है कि शिवसैनिकों का बड़ा वर्ग अब शिंदे के साथ है। 3. पुणे और नासिक। अजीत पवार और भाजपा के तालमेल ने पुणे में महाविकास अघाड़ी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नासिक में भी भाजपा का पलड़ा भारी दिख रहा है। निष्कर्ष, क्या खत्म होगा ठाकरे युग? विपक्ष की हार का ठीकरा EVM पर फोड़ना अब पुरानी रणनीति लगती है। जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि वो ग्राउंड पर काम करने वाले नेताओं के साथ है। विशेष नोट: उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संभावित नई गठबंधन ऑन MNS जोड़ UBT चर्चा में है, लेकिन क्या ये गठबंधन भाजपा शिंदे की संगठनात्मक शक्ति का सामना कर पाएगा? यह 15 जनवरी 2026 को होने वाली वोटिंग में साफ हो जाएगा।